सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गढ़वी। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। विषम परमाणु हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर आकर कार्बन से जुड़ जाए तो इन तत्वों को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर को विषम परमाणु कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह वे विषम परमाणु जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों से जुड़कर उन्हें विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं उन्हें प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। विशिष्ट गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये हैं प्रकार्यात्मक समूह। हैलोजन समूह जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड समूह CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और कीटोन समूह, ये सारे के सारे प्रकार्यात्मक समूह है। हैलो समूह इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन है तथा इसमें पूर्व लगन लगेगा क्लोरो या ब्रोमो। यहाँ पे ये एथेन है और एथेन में हाइड्रोजन के परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाते हैं। अब इसका नामकरण क्या होगा? इसमें क्लोरीन जुड़ गया तो इसका पूर्व लगन पहले आएगा क्लोरो और यह हाइड्रोकार्बन एथेन था तो क्लोरो प्लस एथेन, क्लोरो एथेन। एल्कोहल समूह एल्कोहल में OH हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और इसमें अनुलगन लगता है ऑल। यहाँ पे एथेन है और एथेन में हाइड्रोजन को विस्थापित करके इसके स्थान पर OH आ जाएगा और OH आने के पश्चात अब इसका नामकरण, यह हाइड्रोकार्बन एथेन है और इसके साथ OH जुड़ने पर इसका अनुलगन आएगा ऑल। एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। तीसरा ग्रुप है एल्डिहाइड CHO, इसका अनुलगन होगा एल। एथेन में हाइड्रोजन के स्थान पर CHO ग्रुप आकर जुड़ जाएगा और इसका नामकरण क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 हो गई। कार्बन परमाणु संख्या 3 होने पर यह होगा प्रोपेन। इनका नामकरण करते समय हमें पहले कार्बन परमाणु की संख्या को ध्यान में रखना है और इसके साथ बंध को भी ध्यान में रखना है। तो 3 कार्बन परमाणु की संख्या और एकल बंध है तो यह होगा प्रोपेन और एल्डिहाइड ग्रुप का अनुलगन लगेगा इसके साथ एल तो यह बन गया प्रोपेनेल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका प्रकार्यात्मक समूह है COOH और इसका अनुलगन होगा ओइक अम्ल। यहाँ पर फिर ये एथेन है और एथेन में हाइड्रोजन के स्थान पर यह कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया। इसका नामकरण इस प्रकार से करेंगे। इसमें फिर देखिए कार्बन के परमाणु की संख्या 1 2 3 तो यह होगा प्रोपेन और इसका अनुलगन होगा ओइक अम्ल और यह बन गया प्रोपेनोइक अम्ल। कीटोन, यह कीटोन ग्रुप है और इसका अनुलगन होगा ऑन। एथेन के साथ कीटोन समूह आ गया। कीटोन समूह आने के पश्चात अब इसका नामकरण वही कार्बन की संख्या 3 है तो यह होगा प्रोपेन और इसका अनुलगन होगा ऑन, यह बन गया प्रोपेनॉन। अब है चक्रीय कार्बनिक यौगिक। वे कार्बनिक यौगिक जो बंध समूह बनाते हो या चक्कर के रूप में हो।
जिनमें साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन का कार्बन कंकाल है और इसके संपूर्ण अणु की संरचना इस प्रकार से है। इसके अलावा बेंजीन C6H6, ये बेंजीन की संरचनात्मक समावयन। यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है और दूसरे में भी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है। इनका अणुसूत्र समान है लेकिन इनकी संरचनाएं हैं वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के यौगिकों को संरचनात्मक समावयन कहते हैं। अब हम साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम 5 कार्बन परमाणु लेंगे। इनमें से प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक वृत्त बनाएंगे और दूसरा वृत्त पहले वृत्त को काटता हुआ बनेगा, इस प्रकार से। अब ऐसे करो, प्रत्येक वृत्त पर 2-2 कान लगाओ, इस प्रकार से। और यह जो दोनों छोटे वृत्त हैं, यह भी इस गोले को काटते हुए बनाने हैं। अब इन छोटे वृत्तों में हाइड्रोजन लिखो। अब यह जो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, इन सभी में 2-2 बिंदु लगाओ। तो इस प्रकार से हम साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। पहला है दहन। कार्बनिक यौगिकों को, जिनमें गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इनको जलाने पर एक तो ऊष्मा मिलती है और दूसरा इनसे धुआं निकलता है। घरों में स्टोव या गैस चूल्हों के जो बर्नर होते हैं वो छिद्र युक्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ईंधन जलता है तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसके लिए इस बर्नर में छेद होते हैं और ईंधन स्वच्छ और नीली ज्वाला के साथ जलता है। अंगीठी का कोयला बिना ज्वाला के जलता है। क्यों? क्योंकि जो गैसीय पदार्थ होते हैं सिर्फ वो ही ज्वाला के साथ जलते हैं। लकड़ी जलाने पर उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है तथा आरंभ में लकड़ी ज्वाला के साथ जलती है। कोयले में वाष्पशील पदार्थ नहीं होता, इसलिए यह बिना ज्वाला के जलता है। कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ? लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की आंतरिक हलचल का मतलब भूकंप या प्लेट विवर्तनिकी, और इस आंतरिक हलचल के कारण असंख्य पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए और इनके ऊपर मिट्टी जमा होती गई। और नीचे के उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। पेड़ पौधों का इस प्रकार कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ? इसी प्रकार समुद्र में रहने वाले जीव जंतु मरने के पश्चात समुद्र की तली में नीचे दबते गए और नीचे के उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये धीरे धीरे पेट्रोलियम पदार्थों में बदल गए। संकलन अभिक्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो यह हाइड्रोजन इससे जुड़ जाती है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों को
वनस्पति घी में बदलने में किया जाता है। संतृप्त वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, या जो वनस्पति घी होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेथेन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करती है और क्लोरीन एक हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। इस अभिक्रिया में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। एथेनॉल। एथेनॉल का सामान्य सूत्र होता है C2H5OH। इसे सामान्यतः एल्कोहल या शराब कहा जाता है। इसका उपयोग टीचर आयोडीन, कफ सिरप आदि बनाने में किया जाता है। एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया। सोडियम से अभिक्रिया करने पर एथेनॉल सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर यह निर्जलीकृत होकर एथीन में बदल जाता है। एथेनॉल का प्राणियों पर प्रभाव। इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा कम हो जाती है एवं भाव शून्यता आती है। व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशियां बुरी तरह प्रभावित होती है। जहरीली शराब, इसे मेथेनॉल कहते हैं। इसका सूत्र CH3OH होता है। जब व्यक्ति जहरीली शराब पीता है तो जहरीली शराब सबसे पहले हमारे यकृत को प्रभावित करती है। यकृत में यह मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल में बदल जाती है और यह मेथेनेल हमारे प्रोटोप्लाज्मा को स्कंदित कर देता है। जब अंडे को उबालते हैं तो वह स्कंदित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ईंधन के रूप में एल्कोहल। गन्ने के रस से गुड़ मोलेलस बनाया जाता है और गुड़ के किण्वन से एल्कोहल तैयार किया जाता है। एल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन तैयार किया जाता है। एथेनोइक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एस्टरीकरण। एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो यह एस्टर में बदल जाता है। इसे एस्टरीकरण कहते हैं और इस एस्टर में कास्टिक सोडा मिलाकर साबुन तैयार किया जाता है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं। एथेनोइक अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एथेनोइक अम्ल की अधिकतर अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन निकलकर सोडियम जुड़ जाएगा। साबुन। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यह साबुन के एक अणु की लंबी श्रृंखला वाली संरचना। साबुन के एक अणु का एक सिरा पूंछ वाला और दूसरा सिरा आयनिक भाग होता है। इसके पूंछ वाले भाग को जल विरागी सिरा कहते हैं, अर्थात यह सिरा जल में नहीं घुलता, और इसका जो आयनिक भाग है वह जल रागी सिरा कहलाता है और यह जल में घुला रहता है। आप इसको इस प्रकार से याद करेंगे, यह जो पूंछ वाला सिरा है एक प्रकार से खुली हुई रस्सी है और यह रस्सी
मैल से अभिक्रिया करती है, अर्थात यह मैल को बांध के कपड़ों से बाहर ले आती है। साबुन को जब जल में घोलते हैं तो साबुन के अंदर से साबुन के अणु इस प्रकार से पानी में अलग हो जाते हैं। यह अणु अलग होकर कपड़ों की मैल से अभिक्रिया करते हैं। कपड़ों की मैल से अभिक्रिया करके इस प्रकार से संरचना का निर्माण करते हैं जिसे मिसेल बोलते हैं। मैल युक्त कपड़ों को जब साबुन से साफ किया जाता है तो साबुन के अणु मैल के चारों ओर मिसेली संरचना बनाते हैं और यह मिसेली संरचना कपड़ों से मैल को अलग करके जल में घोल देती है और इस प्रकार से कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता। क्यों? क्योंकि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण साबुन के आयनिक भाग से अभिक्रिया करके सफ़ेद रंग का पदार्थ बनाते हैं जिसे स्कम कहते हैं। अर्थात जो साबुन है वो पानी के अंदर घुलते ही इस कैल्शियम और मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेगा तो साबुन के गुण खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से साबुन के गुण खत्म हो जाते हैं और साबुन के गुण खत्म होते ही साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता। इसके लिए हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। यह कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं। तो यह आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 5 जैव प्रक्रम में।